हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन के बारे में। इस सेशन में हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम टेबुलेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर क्या है, सारे तरीके के डाटा जो है वो एक साथ हैं। आपने भी देखा होगा कि जब जैसे 10th क्लास के अंदर अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते थे तो उसके इसके अंदर क्या किया जाता था, 10th क्लास को 2 या 3 कैटेगरी में डालते थे कि 10th ए, 10th बी, 10th सी। अब उसमें कैटेगराइजेशन किस तरीके से करते थे, कुछ रैंडम बेसिस पे करते थे और कुछ क्या करते थे कि जो भाई मार्क्स में सबसे ऊपर के हैं उनको ए कैटेगरी में डाल दिया, जो उनसे कम मार्क्स वाले हैं उनको बी कैटेगरी में डाल दिया, और उनसे कम मार्क्स वाले जो है उनको सी कैटेगरी में डाल दिया। इससे फ़ायदा क्या होता था? इससे फ़ायदा ये होता था कि सी कैटेगरी के अंदर क्योंकि थोड़े स्टूडेंट जो है वो कमज़ोर है, तो वहाँ पर क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ाया जाता था, एक एक चीज़ को ज़्यादा समझाया जाता था। बी वाले में एवरेज तरीके से पढ़ाया जाता था। ए के अंदर क्योंकि स्टूडेंट अपने आप से जो है वो प्रोएक्टिव है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा कम टाइम देके उनको मल्टीपल रिविजन और ज़्यादा टारगेट करके आप उनसे कुछ अच्छे मार्क्स जो है वो भी ला सकते हैं। क्लियर है? और ऐसा आपने देखा होगा अक्सर कि इस तरीके से होता है। क्लियर है? वैसे क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ क्या किया, डाटा कलेक्ट किए, मतलब सारे डाटा जो है वो एक साथ पढ़े। अब हमें क्या करना है, उनकी क्लास बनानी है, मतलब कि उनको कैटेगराइज करना है कि एक जैसे डाटा जो है उनको एक साथ करना है। अब एक जैसे किस तरीके से सर 100 नंबर का टेस्ट है तो किस तरीके से क्लास बनाएंगे, तो वो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा बना सकते हैं 0 से 10 वाले कितने, 10 से 20 वाले कितने, 20 से 30 वाले कितने, वगैरह वगैरह। या फिर 0 से 5, 5 से 10 इस तरीके से बना सकते हो, या 0 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बना सकते हो, या 0 से 50, 50 से 100 इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि अगर आप 0 से 50 और 50 से 100 बनाओगे तो पूरी जो क्लास है उसको आपने सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 0 से 2, 2 से 4 इस तरीके से करोगे तो आपकी टोटल दो दो की अगर करोगे तो 100 में 50 जो है वो क्लास बनेगी। 10 10 की करोगे तो 10 क्लास बनेगी। यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लास का इंटरवल ये होना चाहिए, इतनी क्लास होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इन्वेस्टिगेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्लास जो है वो बनाता है। बस जनरल सा इस तरीके से कहा जाता है कि न तो बहुत ज़्यादा क्लास हो और न बहुत कम क्लास हो। क्लियर है? तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल सी टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है वगैरह वगैरह, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है, क्या क्या पढ़ना है क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर इसके मेन फीचर्स जो है वो देखेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या है, क्यों बनाया जाता है, और क्लासिफिकेशन में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, मतलब क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास क्या होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है वो देखेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है वो देखेंगे। फिर प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर अलग अलग सीरीज जो बनती है, जो क्लास के हिसाब से बनाई जाती है, अलग अलग क्लास के हिसाब से। क्लास आप टाइम के बेसिस पे बना सकते हो, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे बना सकते हो। तो उनमें से कुछ सीरीज तो आपने चैप्टर के नाम के हिसाब से भी पढ़ा होगा। टाइम सीरीज जो वो कई जगह चैप्टर रहता है, तो वो सारी जो वो सीरीज उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। मेरी बात शायद यहाँ तक कि आप समझ पा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर इसके हम सबसे पहले मीनिंग देखें, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन जो वो नेक्स्ट सेशन में देख पाएंगे। क्लासिफिकेशन देखिएगा, समझिएगा क्या लिखा है। Process of distributing of data in different class is called classification, and the systematic presentation of classified data in the form of table is called the process of tabulation। समझिएगा, अलग अलग पढ़े हैं डाटा भाई। 0 से 100 नंबर तक का टेस्ट लिया, इसमें से 5 नंबर वाला भी वही है, 25 नंबर वाला भी वही है, 45 वाला भी वही है, 60 वाला भी वही है, 75 वाला भी वही है, 90 वाला भी वही है, 99 वाला भी वही है, और 100 वाला भी वही है। तो हमने क्या किया है, उनकी क्लास कर दी कि भाई एक जैसे जैसे जो है उनको एक साथ कर दिया कि भाई 0 से 10 नंबर, 0 से लेके 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले उनको एक साइड में एक क्लास में बिठा दिया। 10 से 20 वालों को एक अलग क्लास के अंदर बिठा दिया, 20 से 30 वालों को एक अलग क्लास में बिठा दिया। क्लियर? तो ये तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्लास के हिसाब से कि एक जैसे लोग हैं उनको एक साथ बिठा दिया। भाई जैसे क्लास के अंदर क्या होता है, जो सिंसियर होते हैं, जिनको
टू द पॉइंट सिर्फ पढ़ने से मतलब है उनको, वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, वो क्या करते हैं क्लास के अंदर आगे जाके बैठते हैं। क्लियर है? और उनके साथ जो उनके फ्रेंड बनेंगे वो भी कैसे होंगे, उन्हीं के तरीके से होंगे जो टू द पॉइंट अपने टारगेट के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। एक बैक बेंचर होंगे जिनको क्या करना है, पूरी दुनिया की पंचायती है और उसके साथ पढ़ाई जो है वो उसमें पास होना है बस। उनके जैसे जैसे जो इस कैटेगरी के होंगे वो सारे सारे पीछे आके बैठेंगे, वो भी एक अलग कैटेगरी होगी। एक ऐसी कैटेगरी भी होगी जो दोनों जो है उनका सामंजस्य बना के चलने वाली, वो बीच में क्लास के अंदर कहीं पे बैठेंगे। क्लियर है? या फिर जिनकी विजिबिलिटी, जिनको दूर से कम दिखाई देता वो सारे आगे बैठेंगे, जिनको दूर से अच्छे से दिखाई देता, नजदीक से कम दिखाई देता, वो सारे पीछे बैठेंगे। क्लियर है? तो ये क्या होता है कि एक जैसे लोगों का हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, एक जैसे लोगों को क्या करते हैं एक क्लास के अंदर डालते हैं। क्लियर है? ताकि क्या होगा, उनके ऊपर हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है भाई? 5 बदमाश स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर उसमें से अब 2 के बारे में आपने जान लिया, तो अब इमेजिन कर पाएंगे कि तीसरा कैसा होगा, चौथा कैसा होगा, पांचवा कैसा होगा। एक इंटेलिजेंट है, एक एकदम कमजोर है, एक एकदम बदमाश है, इस तरीके से है, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक जैसे जो है उनको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन की। एक जैसे जो लोग हैं उनको एक तरीके के लोगों को, एक तरीके के डाटा को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। और इसी को अगर टेबल के फॉर्मेट में बना के प्रेजेंट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, टेबुलेशन। क्लियर है? तो स्टेट्स जो वो क्लासिफिकेशन करता है, टेबल जो है वो सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है, ये भी ध्यान से समझिएगा। क्लास जो है वो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासें बना रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे आप डाटा को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकें। लेकिन टेबल बनाते हैं, टेबल इस वजह से बनाते हैं ताकि उसे आप अच्छे से क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें कि भाई 0 से 10 वाले में कितने, 10 से 20 वाले में कितने, 20 से 30 वाले में कितने। ये आपने क्लास तो बना दी, इस क्लास को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे, जो आपका क्या कहलाएगा, टेबुलेशन कहलाएगा। क्लासिफिकेशन, in the word of Connor, classification is the process of arranging things either actual or notionally in group or classes according to resemble और affinities, मतलब कि similarity, एक जैसे जो है, and give expression to the unity of attribute that may subsist among the diversity of individual। मतलब कि जो डाटा सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं, उन डाटा के अंदर जो डाइवर्सिटी है उनको हम, मतलब उनके अंदर जो अलग अलग चीजें हैं, जो भिन्नता है, उनको हम प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो एक जैसे जैसे डाटा है उनको साथ साथ करके क्या करेंगे, हम अलग अलग क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझिएगा कि मेन फीचर्स जब पढ़ेंगे तब इसकी डेफिनेशन जो अच्छे से समझ आएगी। ग्रुप्ड इन डिफरेंट क्लास, समझिएगा जैसे एक तो वेट जो है वो इस तरीके से दे रखा था, पेंसिल डिस्चार्ज है, एक सेकंड। एक तो वेट दे रखा था 50, 65, 70, 75, 80, 85, 60, 55, 60, इस तरीके से। एक तो ये चीज होगी, इस तरीके से वेट दे रखा है, जहां पर आप क्या कर पा रहे हो, कुछ ज्यादा जो है वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। समझिएगा, जैसे एक तो वेट दे रखा है कि 10 लोगों को वेट इस तरीके से दे रखा है, 50, 60, 65, 52, 54, 57, 58, 70, 72, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है? एक तो इस तरीके से वेट दे रखा है, इसी को आपने क्या किया कि भाई 50 से 55 कितने, 55 से 60 कितने, 60 टू 65 कितने, 65 टू 70 कितने, 70 टू 75 कितने, 75 से ऊपर से तो कुछ भी नहीं। ये आ गया 50, मतलब कि इसमें आ गया, ये 60, ये इसमें आ गया, ये आगे आएगा एक्सक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव क्लास, वहां पर देखेंगे। ये 65 यहाँ आ गया, ये 52 जो है वो ये यहाँ आ गया, 58 जो है वो यहाँ आ गया, 54 यहाँ आ गया, 57 यहाँ आ गया, 70 जो यहाँ आ गया, और 72 यहाँ आ गया, और 75, इसको 74 कर देते हैं ना, 74 यहाँ आ गया। तो ये कितना हो गया, 3,
2, 1, 1 और 3। इसी को आपने किस तरीके से प्रेजेंट कर दिया? तीन, 2, 1, 1, 3। तो क्या कहा आपने? ग्रुप्ड इन डिफरेंट क्लास। आप क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे हैं? अलग अलग क्लास के अंदर इनका क्या कर रहे हैं? ग्रुप कर रहे हैं कि 50 से 55 के बीच के ग्रुप के जितने लोग हैं वो यहाँ जो कितने लोग बने? 3 लोग। 55 से 60 केजी वाले सारे एक ग्रुप बना दो कि ये हो गया 2, इस ग्रुप के हो गए। 60 to 65 ये एक, 65 to 70 एक, 70 to 70 सॉरी 65 to 70 और 70 to 75 3। तो यहाँ आपने क्या कर दिया? अलग अलग क्लास के अंदर क्या किया? ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी। अब यहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे, उनकी होमोजेनिटी के बेसिस पे। यहाँ पर 50 से 55 के बीच में सारे कैसे लोग हैं? वो है जिनका वेट 50 से 55 के बीच में। यहाँ पर कैसे 55 से 60, यहाँ वो लोग हैं जिनका वेट 55 से 60 है, मतलब कि ये एक तरीके के लोग हैं। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ पर 60 से 65 मतलब कि 60 to 65। तो यहाँ पर एक तरीके के लोग हैं जिनका वेट 60 to 65 है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी कर रहे हो। एक्चुअल बेसिस और नोशनल बेसिस। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो आप क्या कर सकते हैं? एक्चुअल बेसिस पे भी कर सकते हो और नोशनल बेसिस पे। यहाँ पर आप वेट ले रहे हो तो वेट तो एक्चुअल है कि भाई इस आदमी का इतना वेट, इस आदमी का इतना वेट, और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हो। यहाँ पर तो वेट कैसा है? एक्चुअल है। सर नोशनल कैसे हो सकता है? जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं यूटिलिटीज, कि भाई आप कोई भी चीज़ जैसे सेव खाते हैं तो उसके अंदर कितना टेस्ट आएगा। अब टेस्ट कितना आएगा उसे एक्चुअल में तो माप नहीं सकते, लेकिन आप नोशनल उसे क्या करते हैं? नंबर देते हैं कि भाई 5 पॉइंट टेस्ट आया, 6 पॉइंट टेस्ट आया, 10 पॉइंट टेस्ट आया। तो वो एक्चुअल नहीं है, वो क्या है? एक तरीके से नोशनल है। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि वहां पर भाई आप एक्चुअल में माप नहीं सकते। जैसे मेरे को आम खाने में 9 पॉइंट टेस्ट आया और किसी को 7 पॉइंट टेस्ट आया। अब 9 पॉइंट तो वो मैंने मेरे हिसाब से नंबर दिए। अब मेरा किसी दिन मूड खराब, तो वही आम खाने में, उसी चीज़ को खाने में मेरे को मज़ा बिल्कुल ना आए, और हो सकता है कि किसी दिन बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाए कि भाई 10 में से 10 नंबर भी दे दूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअल बेसिस और नोशनल बेसिस किसी भी तरीके से आप क्लासिफिकेशन करवा सकते हो। डाइवर्सिटी ऑफ यूनिट इज मेड क्लियर इन यूनिट। समझिएगा, यहाँ पर क्या किया जाता है? जो सारी यूनिट एक जैसी दिख रही थी, मतलब कि यहाँ पर सारे क्या थे? सारों के वेट थे और सब एक जैसे दिख रहे थे। इसके अंदर किसी में भी कोई कुछ अलग दिख रहा था क्या? नहीं, ये सारे के सारे वेट थे और एक जैसे ही वेट थे, सब एक जैसे वेट दिख रहे थे। लेकिन इसी के अंदर हमने क्या कर दिया? डाइवर्सिटी पता कर दी कि भाई नहीं, इसमें से 50 से 55 वाले इस तरीके के लोग इतने हैं, 55 से 60 वाले जो है वो इतने लोग हैं, 60 से 65 वाले इतने लोग हैं, 65 से 70 और 70 से 75 वाले इतने इतने लोग। तो जो चीज़ कंबाइंड थी उसी के अंदर हमने क्या किया? डाइवर्सिटी ढूंढी। ठीक है। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखा कि भाई सारी यूनिट जो वो कवर हो गई, मतलब कि सारी जो डाइवर्सिटी थी वो कवर होने के साथ साथ हमने सारी यूनिट जो वो कवर कर दी कि भाई यहाँ पर टोटल कितने हैं? 3, 1, 4, 5, 6, 7 और 3, 10। यहाँ पर भी 10 है, 10 है। तो टोटल जो आपकी टोटल जो यूनिट थी उनके अंदर जितनी डाइवर्सिटी थी वो आपने क्या कर दी? प्रेजेंट कर दी। डाइवर्सिटी इन यूनिट इज मेड क्लियर इन यूनिट। जो डाइवर्सिटी दिख नहीं रही थी, जो एक रूपता उस यूनिट के अंदर जो दिख नहीं रही थी, डाइवर्सिटी सॉरी, उस डाइवर्सिटी को आपने क्या किया? क्लासिफिकेशन के जरिए उजागर कर दिया। जो 50 से लेके 75 तक के वेट वाले सारे एक साथ बैठे थे डाटा, उनमें से आपने क्या कर दिया? उनको अलग अलग करके बता दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? आप खुद सोचेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि भाई क्लासिफिकेशन क्यों करोगे। ताकि सबसे पहले तो सिमिलर और होमोजेनियस जो है वो सारे एक जैसे हो जाए, ताकि उनके ऊपर आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओ, उनको अच्छे से समझ पाओ। टू मेक डाटा इजी एंड कंसाइज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डाटा, इनको देख के आपको कुछ खास समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देख के आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर तो जैसे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल में हमने सिर्फ जो है 10 जो स्टूडेंट जो है वही लिए। अगर यहीं पर 100 स्टूडेंट होते तो 100 स्टूडेंट के अगर इस तरीके से वेट लिख देते तो हम क्या कुछ समझ पाते क्या? नहीं। लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा। टू मेक डाटा इजी एंड कॉन्साइज, एक तो आसान तरीके से और एक छोटे रूप के अंदर हम उसे देख पाए। टू क्लासीफाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ डाटा, जो डाटा के अंदर सिमिलरिटी है, जो एक रूपता है वो, और
जो उनके अंदर एक रूपता नहीं है, डिसिमिलरिटी, वो आप एक साथ दिखा पाए। यहाँ पर जैसे 50 से 55 वाले ये एक जैसे डाटा है, उनको एक साथ कर दिया। 55 से 60 वाले एक डाटा जो है उनको एक साथ कर दिया। टू बी हेल्पफुल फॉर कंपेरेटिव स्टडी। अब कंपेरेटिव स्टडी भी इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ 10 स्टूडेंट का वेट दे रखा है, दूसरी एक और क्लास है जिसके अंदर वेट दे रखा 50, 52, 57, 58, 52, 54, 55, 62 और 72। इस डाटा और इस डाटा को अगर आप एनालिसिस करना चाहो, इस डाटा को और इस डाटा को, तो आप इसके अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी तरीके की टेबल इसकी और इसकी बना दो, जैसे कि भाई 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। तो ये 50 वाला एक आ गया, 2 आ गया, 57 इधर आ गया, 58 इधर आ गया, 52 इधर आ गया, 54 इधर आ गया, 55 इधर आ गया, 60 इधर आ गया, 62 इधर आ गया और 72 इधर आ गया। तो ये हो गया 4, 3, 2, 0, 1। और इसी के साथ आपने यहाँ लिख दिया 3, 2, 1, 1, 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ आप कंपैरेटिव जो है वो स्टडी कर सकते हो। भाई 50 से 55 वाले इधर 4 स्टूडेंट है, इधर 3 स्टूडेंट, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है। क्लियर। उसके बाद में प्रेजेंट डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक मैनर। जो डाटा यूं ही पड़े थे, इसको बिल्कुल बेकार तरीके से पटक रखा था, उनको आपने सही तरीके से क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? टू प्रोवाइड बेस फॉर टेबुलेशन, और इसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, आगे टेबुलेशन जो वो प्रिपेयर करेंगे। यही बस ये टेबल हो गया, इसको आप टेबल के फॉर्मेट के अंदर सही तरीके से टेबल बना के प्रेजेंट करोगे कि आपका क्या हो जाएगा, टेबुलेशन हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ आइडियल क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन कौन सा कहलाएगा, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब क्या होना चाहिए उसके अंदर, ऑल यूनिट्स जो है वो कवर होनी चाहिए, शुड बी कवर्ड। मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए क्लास जो है वो 70 to 75 बनाई नहीं, तो और 2 स्टूडेंट है जिनके वेट जो है वो 73 है, तो 73 वाले तो बाहर हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी क्लासेज, जितनी यूनिट है वो सारी की सारी किसी न किसी क्लासेज के अंदर फिट होके सारे डाटा जो है, सारे यूनिट्स जो वो कवर हो जाने चाहिए। तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब कि सारी यूनिट्स जो है वो क्लास के अंदर आ जानी चाहिए, कोई ऐसी ना हो जो पीछे रह जाए। अनएम्बिगुअस एंड वेल डिफाइंड, जो क्लास है वो बिल्कुल सही तरीके से वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो इस क्लास के अंदर आएगा या इस क्लास के अंदर आएगा, कंफ्यूजन बना रहे। जैसे 50 से 55 और 55 से 60 इस तरीके से क्लास बनाते हैं, तो 55 दोनों साइड के अंदर, 55 जो है वो ऊपर की साइड, 50 से 55 55 वहाँ भी लिखा हुआ, 55 to 60 में 55 यहाँ भी लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि 55 जो है वो 55 कौन से वाले के अंदर इंक्लूड होगा। क्लियर है। तो इस तरीके की क्लासेस का एक अलग से नाम होता है जिसको वेल डिफाइन किया जाता है। तो उसी तरीके से कोई भी क्लास ऐसी ना हो जो जिसकी डेफिनेशन पता ना हो। क्लियर है कि भाई आपने क्लासिफिकेशन किया लिटरेट और इलिटरेट। अब लिटरेट के अंदर उसका मतलब क्या है, लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा किसको माना जाएगा, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए कि जिसको नाम लिखना आता है वो उसको पढ़ा लिखा जाएगा, या जिसे अच्छे से बोलना आता है, उस हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे से बोलना आता है, उससे पढ़ा लिखा जाए कहा जाएगा। किसको अच्छा किसको सही तरीके से लिटरेट में कंसिडर किया जाएगा, या जिसने 8th क्लियर कर रखी है उसे लिटरेट कहा जाएगा, या जिसने 10th क्लियर कर रखी है उसको लिटरेट कहा जाएगा। तो जो आपकी क्लास है वो क्लास अच्छे तरीके से बिल्कुल वेल क्लियर जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इन क्लास कैटेगरी, और क्लास कैटेगरी के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि इस बार आपने लिटरेट माना 10th क्लियर वालों को, फिर आपने कहा कि नहीं 8th क्लियर वालों को, फिर आपने कहा कि नहीं जिसको नाम आता उस नाम लिखना आता वो भी लिटरेट है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्लास जो है वो आप डिफाइन करते वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनको वेल क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सरपंच के इलेक्शन होते हैं तो कई बार क्या होता है, रूल आता है कि जो 8th
पास्ट है वही जो है वो सरपंच का इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर दूसरी बार रूल आता है कि नहीं 8th की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जो वो इलेक्शन लड़ सकता है। फिर आता है कि नहीं 10th पास ये इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस तरीके से नहीं, एक जो है वो स्थायी रूप जो है वो उसका होना चाहिए। क्लियर। कन्फर्मेटिव विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके का उसकी जैसी जरूरत है वो जरूरतें पूरी करें। जैसे मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि भाई 0 से 5 एज के जो है उनका फूड हैबिट क्या है, 5 से 10 वालों का फूड हैबिट क्या है, 10 से 15 वालों का फूड हैबिट क्या है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एज के साथ फूड हैबिट किस तरीके से चेंज होता है। तो मेरा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, 0 से 5 साल के, 5 से 10 साल के, 10 से 15 साल के, 15 से 20 साल के, 20 से 25, 25 से 30, इस तरीके का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अगर यहीं पर कोई मेरा जूनियर जो वो क्लासिफिकेशन मेल फीमेल इस तरीके से कर दे तो क्या वो मेरे काम आएगा? क्या नहीं। मैं इन्वेस्टिगेट क्या करना चाहता हूँ, मैं एज के साथ फूड हैबिट जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। तो मेरा क्लासिफिकेशन भी एज वाइज होना चाहिए। तो जैसा इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन जो वो होना चाहिए। होमोजेनिटी, एक रूपता होना चाहिए, मतलब कि एक जैसे डाटा एक साथ आए, वो तो अपन देख ही चुके हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कल को कुछ नई क्लास जो वो बनानी पड़े तो वो भी बना पाऊँ। इस तरीके से रिजिड ना हो जाए कि उसके अंदर फिर कभी चेंज ना कर पाऊँ, इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन सिंपल सा है, समझिएगा। स्टैटिस्टिकल जो फैक्ट होते हैं उनको आप किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव, जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा देखिए, डाटा दो तरीके के हो गए, एक क्वांटिटेटिव डाटा और एक क्वालिटेटिव डाटा। ध्यान से समझिएगा, ये आगे भी आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई समझिएगा, क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसके अंदर किसी क्वालिटी के ऊपर बात होती है। ऐसा डाटा जो क्वालिटी के ऊपर, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है, समझ पा रहे हैं बात। या फिर जैसे किसी का जो किस तरीके का दिखता है, लुक जो है उसका, वो एक क्वालिटेटिव डाटा है। क्लियर है। किसी की सोच जो है वो क्या, एक तरीके से क्वालिटेटिव डाटा है। क्लियर है। वहीं पर आप मार्क्स देखोगे तो उसे आप बिल्कुल अच्छे से क्वांटिटी में तोल सकते हो। वेट उससे बिल्कुल अच्छे से क्वांटिटी में तोल सकते हो। हाइट उससे बिल्कुल अच्छे से क्वांटिटी में तोल सकते हो। तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। तो जहाँ क्वालिटी की बात होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। और जो क्वांटिटी में बात होती है उससे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटी जो है उसे नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई ये चरित्र वाइज कैसा है, इमेज वाइज कैसा है। तो उसके इसके अंदर हम कहेंगे भाई ये चरित्र वाइज अच्छा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, इस वजह से उनको क्या कहते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कहते हैं। न्यूमेरिकल मतलब कि उसकी हाइट क्या है, तो हम कहेंगे उसकी हाइट 5-7 है। उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि वो लंबा है छोटा है, इस तरीके से नहीं, हम कहते हैं कि वो उसकी हाइट 5-7 है। क्यों? क्योंकि उसे हम नंबर के अंदर पता कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और जो क्वांटिटेटिव होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसीलिए अगर कहीं पर आपको कहा गया है, कहीं बुक के अंदर आप पढ़ रहे हैं और वहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर हम वेरिएबल की स्टडी करेंगे, मतलब आप क्या करें, क्वांटिटेटिव डाटा की स्टडी कर रहे हैं। कहीं पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी करें। हालांकि क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी करने के लिए उसे हमें क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन क्वालिटेटिव अलग है, जो जिनको हम जबरदस्ती जो क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। बाकी इंटेलिजेंस, किसी का एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, किसी का लुक, इसको हम क्वांटिटी में नहीं कर सकते। लेकिन हम क्योंकि स्टेट्स अप्लाई नहीं कर पाते बिना नंबर्स के, इस वजह से हम उसे जबरदस्ती क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स के अंदर जैसे लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेसी हो गया। मैरिटल स्टेटस, जैसे मैरिड है या अनमैरिड है, अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, ये क्या है, क्वालिटी उसकी। और वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा, जैसे इनकम, इसकी कमाई कितनी है, 10,000 है, 12,000 है, 13,000 है। या फिर एज कितनी है, 5 साल, 6 साल, 7 साल। हाइट कितनी, 5-7, 5-8, 5-10, 5-15, सॉरी 5-12 या 6 कह दीजिए जैसे। क्लियर है। तो
जब एट्रीब्यूट्स की स्टडी करोगे तो एट्रीब्यूट्स की स्टडी कैसे की जाती है समझिएगा। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिचोटोमी, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कि ऑपोजिट जो है उनका क्लासिफिकेशन हो गया कि एक लिटरेट पढ़ा लिखा, एक इलिटरेट, एक मैरिड एक अनमैरिड, कि भाई जो मैरिड है वो अनमैरिड नहीं है, जो अनमैरिड है वो मैरिड नहीं है, जो लिटरेट है जो पढ़ा लिखा है वो इलिटरेट नहीं है, जो इलिटरेट है वो लिटरेट नहीं है, जो अनपढ़ है वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज को डिफाइन किया जाता है, दूसरा बाकी जो बचते हैं वो दूसरे कैटेगरी में आते हैं। जैसे एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड है, पहले एम्प्लॉयड को डेफिनेशन दे दी कि भाई एम्प्लॉयड का मतलब क्या, एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जिसकी उसकी योग्यता के अनुसार उसकी नौकरी जो वो लगी हुई है वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो अनएम्प्लॉयड की फिर डेफिनेशन नहीं देंगे, फिर क्या कहेंगे, जो एम्प्लॉयड नहीं है वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो विरोधाभास दोनों अलग अलग ध्रुव पे रहेंगे, एक अगर इस साइड है तो एक इस साइड है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है क्वालिटेटिव के अंदर, या फिर आप क्या करते हो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन जो वो करते हैं, जहाँ पर एक ही क्लासिफिकेशन को बार बार किया जा सकता है, मतलब कि एक एट्रीब्यूट पे एक से ज़्यादा क्लास, सॉरी दो या दो से ज़्यादा क्लास बना रहे हो, या फिर आपके एट्रीब्यूट ही दो है तो उस केस के अंदर भी इस तरीके से होता है। चिंता न करें, आगे मैनीफोल्ड जो वो आगे हम यहाँ और पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वेरिएबल्स की क्लासिफिकेशन क्लास इंटरवल के हिसाब से होती है, सिंपल सही है। तो जैसे इसके अंदर क्या होता है, डिचोटोमी अगर विरोधाभास के हिसाब से देखते हैं तो प्रेजेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अगर कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे लिटरेट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या कैपिटल बी से, या कैपिटल सी से, इस तरीके से। एम्प्लॉयड तो कैपिटल ए वगैरह, इस तरीके से। ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है, नॉर्मल इस तरीके के रूल बनाए गए भाई ताकि आपको समझ आ जाए। अगर कैपिटल ए लिखा है मतलब कि जैसे लिखा हुआ है लिटरेसी, लिटरेसी और इसके अंदर लिखा हो कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब ये बात कर रहा है कि हाँ लिटरेट, और ये कह रहा है कि इलिटरेट के बारे में। क्लियर? तो ये इस तरीके से इनको कैपिटल से और इनको स्मॉल से या अल्फा बीटा गामा से भी प्रेजेंट किया जाता है। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वेरिएबल ही दो से ज़्यादा है, या फिर एक वेरिएबल के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। समझिएगा, जैसे पूरी पॉपुलेशन, उसको पहले आपने क्या किया, मेल और फीमेल के अंदर क्लासिफाई किया। मेल जो है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया और फीमेल को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। कोई ऐसी चिंता में ना आ जाए कि भाई सर फीमेल को आपने कैपिटल स्मॉल ए से क्यों किया, ये नॉर्मली जो चलता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने मेल को क्या कर दिया कैपिटल ए के हिसाब से और फीमेल को स्मॉल ए से कर दिया। फिर मेल के अंदर जो है वो क्या कर दिया आपने, मैरिड और अनमैरिड जो कैटेगरी कर दी। तो यहाँ पर मैनी फोल्ड का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा फोल्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले आपने मेल और फीमेल में किया, फिर मेल और फीमेल को फिर वापस किस में किया, मैरिड और अनमैरिड में। अब मेल भी है और मैरिड भी है, तो ये मेल हो गया और ये मैरिड के लिए, ए हो गया मेल के लिए, बी हो गया मैरिड के लिए। मेल है और अनमैरिड है तो मेल के हिसाब से उसका ए हो गया, और अनमैरिड के हिसाब से, क्योंकि मैरिड वाला इसके अंदर लक्षण है नहीं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। फीमेल जो है वो, उसके लिए आपने क्या किया, स्मॉल ए किया है, स्मॉल ए है और मैरिड है तो क्योंकि इसके अंदर मैरिड वाले जो गुण हैं वो पाए गए हैं तो उसको बी कर देंगे। और ये मैरिड है, सॉरी फीमेल और अनमैरिड है तो स्मॉल ए और स्मॉल बी। या फिर मैनीफोल्ड क्या हो सकता है कि एक ही एट्रीब्यूट है लेकिन यहाँ पर ग्रुप जो है वो एक दो या दो से ज़्यादा बनते हैं। जैसे दो ही ग्रुप बनते हैं तो अब तो डिचोटोमी होता है कि भाई या तो प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंट है, या मेल है या फीमेल है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन जैसे मोर देन टू ग्रुप्स, ठीक है, जिसके अंदर दो से ज़्यादा ग्रुप जो वो बनते हैं। जैसे कि लैंग्वेज नोन, जैसे हिंदी जानता है, जो इंग्लिश जानता है, जो उर्दू जानता है, गुजराती जानता है, पंजाबी जानता है तो एक ही एट्रीब्यूट पे बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज नोन, लेकिन उसके अंदर आपने कैटेगरी जो है वो दो या दो से ज़्यादा बना रखी है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, पंजाबी वगैरह, तो ये भी मैनीफोल्ड के अंदर कहलाएगा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, सिंपल सी बात है बिल्कुल कि भाई आप क्या करते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा होता है तो आपको कोई खास दिक्कत होती नहीं है कि भाई मार्क्स के हिसाब से आपने कर दिया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने कि 0 से 10 वाले हाथ खड़ा कीजिए, कितने हुए कि 5 हुए, इनका टोटल कर दिया। 10 से 20 वाले हाथ खड़ा कीजिए, टोटल किया 7 हो गए।
20 से 30 वाले 10 हो गए और 30 से 40 वाले 4 हो गए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है समझिएगा। एक तो होती है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट होती है, दो चीज़ें होती है क्लास लिमिट में। लोअर लिमिट, ये जो ये वाली लिमिट है ये लोअर लिमिट हो जाएगी सारी, और इस साइड वाली सारी अपर लिमिट हो जाएगी। अब 20 से 30 वाले में ये क्या हो जाएगी, 20 जो है वो क्या हो जाएगी लोअर लिमिट, और 30 जो वो क्या हो जाएगी अपर लिमिट। 10 से 20 वाले में 10 लोअर लिमिट और 20 अपर लिमिट। 0 से 10 वाले में ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। 30 से 40 वाले में ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। क्लियर। उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड मतलब कि इनके अंदर जो है वो क्लास के अंदर गैप कितने का, यहाँ पर कितने का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो गैप कितने का 0 से 10 के बीच में 10, ये कितना 10, ये कितना 10, ये कितना 10। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्लास इंटरवल अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर 10 का गैप हो, यहाँ 20 का गैप हो, यहाँ 30 का गैप हो, यहाँ 10 का गैप हो। अगर इस तरीके का है तो हमें क्या करना होगा, कॉमन क्लास इंटरवल जो वो बनाना पड़ेगा। या तो सब में 10-10 का गैप डालना पड़ेगा, या सब में 20-20 का, या 30-30 का। तो अगर क्लास इंटरवल जो वो सिमिलर नहीं है तो उस केस के अंदर हमें सिमिलर करना पड़ता है। मिड वैल्यू क्या होता है, जो इनके बीच की वैल्यू है। जैसे 0 से 10 है तो उसके अंदर 0 से 10 के बीच में क्या हो जाएगा 0 + 10/2, इनके बीच की वैल्यू क्या है 5। 10 से 20 में क्या हो जाएगा 10 + 20/2, 15। तो ये 5, 15, 25, 35 ये इनकी क्या हो जाएगी मिड वैल्यू हो जाएगी। L1 + L2 / 2। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम इंक्लूड, कि 0 से 10 के बीच में कितने 5 स्टूडेंट, 10 से 20 में कितने 7, 20 से 30 में 10, 30 से 40 के अंदर 4। सर ये मिड वैल्यू क्यों ली जाती है, अब देखिएगा मिड वैल्यू लेने में कुछ समस्याएं भी होती है। जैसे आपने 0 से 10 की जगह आपने क्या कर दिया, उसकी मिड वैल्यू ली 5। क्यों ली जाती है, क्योंकि जैसे आपको क्या करना है, जैसे ये जो है मार्क्स जो है उनको आप x मानते हैं, तो अब x जो है वो x × f करना है। तो अब 0 से 10 को तो आप जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है तो वो उनसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, समझ पा रहे हो। 0 से 10 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो कुछ तो वैल्यू लेनी होती है। तो हम क्या मानते हैं, इनके बीच की वैल्यू जो वो लेते हैं 5। तो हम क्या मानते हैं कि जो 5 स्टूडेंट हैं उनके 5-5 मार्क्स हैं। क्लियर है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से मिड वैल्यू बीच वाली वैल्यू को कंसीडर करते हैं। सर इसमें तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ गड़बड़ हो सकता है कि 5 स्टूडेंट जो वो 0 मार्क्स वाले हो सकता है कि 5 स्टूडेंट जो वो 9 मार्क्स वाले हो और इस वजह से इस क्लास के अंदर बैठे हो। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, ये इसकी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो सारा जो घनत्व है, जो सारे कॉन्सेंट्रेशन है वो बीच में, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसकी मिड वैल्यू जो उसको कंसिडर करते हैं। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस तरीके क्लासिफिकेशन किए। अब जैसे एक स्टूडेंट के 2 नंबर है तो उसको यहाँ ले आए, एक स्टूडेंट के 12 नंबर यहाँ, फिर 3 नंबर वाला स्टूडेंट यहाँ आ गया, 4 नंबर वाला स्टूडेंट यहाँ आ गया, 5 नंबर वाला स्टूडेंट यहाँ आ गया, 6 नंबर वाला आएगा तो फिर आप क्या कर दोगे, इसको काट दोगे। तो इसे क्या करते हैं 4 एंड क्रॉस मेथड या टेलीज एंड टेलीज बार, इस तरीके से इनकी क्या करते हैं काउंटिंग करते हैं। ये ऐसा इस वजह से करते हैं ताकि आपकी काउंटिंग आसान हो, कि भाई जैसे 0 से 10 वाले में इस तरीके से, तो आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 5 और ये 2, 5 5 10 और 2 12। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आप इस तरीके से करते हो। वेरिएबल जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर सर्टेन और डिसकंटिन्यूस वैल्यू होती है, कि नंबर ऑफ चाइल्ड या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ऐसा नहीं है कि 1.2 चाइल्ड, 1.3 चाइल्ड या फिर 4.5 चाइल्ड, इस तरीके से नहीं होगा। क्लियर। यहीं पर अगर जैसे हाइट की बात करें तो हाइट कैसे हो सकती है, कि 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, 5.3 हो सकता है, या फिर और आगे जाए तो 5.21 हो सकता है, 5.22 हो सकता है, 5.23 हो सकता है। तो जहाँ वैल्यू जो है वो सर्टेन नहीं है, जो कंटिन्यू चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, उन डाटा को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। और जहाँ पर पर्टिकुलर टू द पॉइंट वैल्यू टू द पॉइंट वैल्यू आ रही है, वहां पर आपको क्या चलेगा, आपको उसे क्या कहेंगे, डिस्क्रीट जो है वो कहेंगे। जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड और कंटिन्यूस के अंदर हाइट ऑफ स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है, तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग। या तो आप उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम के अंदर सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, उसे
जमा दीजिए। मतलब कि जैसे स्टूडेंट जो है वो किसी के 2, 10, 20, 15 इस तरीके के मार्क्स है, तो आपने क्या किया, सबसे कम वाले को पहले लिखा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ताकि आपकी थोड़ी तो आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या कीजिएगा, अगर डिस्क्रीट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्क्रीट के अंदर तो सिंगल सिंगल वैल्यू होगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कर दीजिएगा। और कंटिन्यूस है, क्लियर। डिस्क्रीट के अंदर जैसे मार्क्स जो है वो पॉइंटों में नहीं दिए गए, सीधे सीधे दिए गए, तो फिर वो यहाँ आ जाएंगे, जैसे 5, 7, 15, 20, 25, 12, 13। तब तो आपने क्या कर दिया, इसकी डिस्क्रीट के अंदर का, ये डिस्क्रीट के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर वैल्यू सर्टेन है। फिर उसके बाद में आप क्या कर दो, इनकी क्लास बनानी है तो क्लास बना दीजिए 5 से 10 जिस तरीके से भी। लेकिन कंटिन्यूस है तो उस केस के अंदर यहाँ पे डिस्क्रीट के अंदर भी 2 बन सकती है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव तरीके से आप क्या करोगे, उनका क्लासिफिकेशन करोगे। अब एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है। एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर 150 से 155 है या 155 से 160 है, तो 155 यहाँ भी आ रहा है और 155 यहाँ भी आ रहा है, 155 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, 155 को दोनों जगह तो कंसिडर नहीं करोगे, इस क्लास के अंदर और इस क्लास दोनों के अंदर तो कंसिडर नहीं करोगे, तो एक जगह आप क्या करोगे, इसको कंसिडर नहीं करोगे। तो जैसे ऊपर वाले में आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर है लिखा हुआ, लेकिन फिर भी उसे क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव। जहाँ पर ओवरलैपिंग लिमिट होती है, मतलब कि एक लिमिट 2 क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर, क्लास इंटरवल के अंदर आती है, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट जो है वो नॉट इंक्लूडेड। और कई बार हो सकता है कि लोअर लिमिट भी जो है वो इंक्लूड नहीं की जाए, लेकिन ये रेयरेस्ट केस के अंदर होता है। बाकी नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को कंसिडर नहीं करते। अब 160 यहाँ भी है और 160 यहाँ भी है, तो इस 160 को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब 160 अगर किसी के मार्क्स आए हैं तो वो इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, क्लियर। इंक्लूसिव के अंदर क्या होता है, दोनों में कंसिडर होगा, तो कैसे होगा, 150 से 154, यहाँ कोई ओवरलैप नहीं होगा, 154 यहाँ है और यहाँ 155 है, तो 154 जो है वो यहाँ कंसिडर और 155 यहाँ कंसिडर, तो जो भी लिखा गया वो सारे के सारे कंसिडर। 154 अगर आएगा तो वो इसमें कंसिडर होगा, 150 आएगा तो वो इसमें कंसिडर होगा, 155 आएगा तो वो इसके अंदर कंसिडर होगा। तो ये इस तरीके से होगी, कोई ओवरलैप नहीं होगा, लोअर एंड अपर बोथ जो वो इंक्लूड होगी। सूटेबल वेयर मेजर्ड इन द होल नंबर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर सूटेबल होगा, जहाँ पर होल नंबर के अंदर। जैसे अगर यहाँ पर कहीं पर इस तरीके की वैल्यू भी आती है 154.5, तो उस केस के अंदर ये वाला जो है वो आपका नहीं बैठेगा, क्योंकि 154.5 तो यहाँ पर है ही नहीं। जबकि यहाँ पर होता 154.5 तो वो यहाँ पर कंसिडर हो जाता है। 155 डॉट यहाँ नहीं आएगा, तो उससे पहले वाली सारी वैल्यू यहाँ आएगी, और 155 डॉट से आगे वाली सारी वैल्यू इसमें जाएगी आगे, 160 डॉट से जस्ट पहले वाले तक की सारी वैल्यू। और कैलकुलेशन करने के लिए इंक्लूसिव के बजाय एक्सक्लूसिव को ज़्यादा जो वो तवज्जो दी जाती है, इस वजह से जो भी ये इंक्लूसिव होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट कितनी, 155, ये अपर लिमिट कितनी, 155, और ये 154, इन दोनों का गैप देखिए, 154 और 155 डिवाइडेड बाई 2, कोई भी देख लीजिए, ये 159 और 160 के बीच का, 159 और 160 का जो भी गैप आ रहा है उसमें डिवाइड बाई 2 कर दो, तो जैसे यहाँ पर आया 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये नीचे वाली जो लिमिट है उसमें से तो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 0.5, और यहाँ पर प्लस कर दीजिए 0.5, यहाँ माइनस कर दीजिए 0.5, यहाँ प्लस कर दीजिए 0.5, और इससे क्या हो जाएगा, जैसे 149.5 टू 154.5, यहाँ हो जाएगा 154.5 टू 159.5, 159.5 टू 164.5, तो अब 154.5 यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, होती है क्या हो जाएगी, एक तरीके से एक्सक्लूसिव सी। ओपन एंडेड क्लास क्या होती है, इस तरीके की क्लास जिसका जो एंड जो है वो या तो लोअर साइड के अंदर या अपर साइड के अंदर खुला है। जैसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखी गई है जो लेस देन 10, अब लेस देन 10 के अंदर तो क्या होगा, 0 वाला भी आएगा, 5 वाला भी आएगा, -3 वाला भी आएगा, -10 वाला भी आएगा, तो ये क्या है, ओपन एंडेड। या फिर आगे की साइड के अंदर लिखा है 40 एंड अबो, तो 40 से ऊपर के अंदर तो अब 50 वाला भी आएगा, 60 वाला भी आएगा, 100 वाला भी आएगा, 2000 वाला भी आएगा, 1 करोड़ वाला भी आएगा, अनंत वाला भी आएगा। या फिर एक साइड के अंदर भी ओपन एंड हो सकते हैं, शुरुआत लेस देन 10 से की, या फिर 40 एंड अबो लास्ट के अंदर जो अबो देन वाले के अंदर इस तरीके से कर दिया गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या किया जाती है, इकट्ठा की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट बना सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट बना सकते हो। जैसे ये एग्जांपल समझिएगा,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट, अगर अपर लिमिट के हिसाब से बना रहे हो मतलब कि 10, 20 और 30, 40 और 50 के हिसाब से, तो आप क्या कहोगे? बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 और बिलो 50। अब 10 से कम कितने स्टूडेंट हैं? 5 हैं। 20 से कम स्टूडेंट कितने? 10 प्लस 5। 30 से स्टूडेंट कम वाले कितने? 15 प्लस 10 प्लस 5। और 40 से कम कितने? 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5। और 50 से कम वाले कितने हैं? 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5। तो ये कितने हो गए? 5, 15 और ये 20, नहीं 30, सॉरी 30 और ये 42 और ये 50। क्लियर है? तो ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है कि 10 से कम वाले 5, 20 से कम वाले 15, 30 से कम वाले 30, 40 से कम वाले 42 और ये इस तरीके से। यहाँ पे लोअर लिमिट के हिसाब से भी हो सकता है। लोअर लिमिट के हिसाब से बना होता आप ये इस तरीके से बनाओगे। इनके हिसाब से क्या बनाओगे? मोर देन, भाई सबसे नीचे वाली लिमिट से तो अब 0 से तो बिलो तो नहीं होगा, उससे तो ज़्यादा ही होगा। मोर देन 0, मोर देन 10, more than 20, more than 30, more than 40। यहाँ लास्ट वाले से बनाइएगा, आसानी से बनेगा। ये हो गया 8, ये हो गया 12 प्लस 8, ये हो गया 20, 20 प्लस 15, ये हो गया 35, ये हो गया 35 प्लस 10, 45 और ये हो गया 45 प्लस 10, 45 प्लस 5, ये हो गया 50। क्लियर है? तो मोर देन 40 8 हो गया, मोर देन 30 20 हो गया। इस तरीके से जो मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी भी बनाई जा सकती है। प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास इंटरवल, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सबसे पहली दिक्कत आती है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, कितनी क्लासेस बनाई जाए। जैसे 0 से लेके 100 तक जो है मार्क्स आए हैं, तो उस केस के अंदर 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से बना सकते हो, 0 से 5, 5 से 10 इस तरीके से बना सकते हो, 0 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बना सकते हो, 0 से 50, 50 से 100 इस तरीके से बना सकते हो। तो कितनी क्लास इंटरवल बनाई जाए, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कि हमें क्लास इंटरवल कितना रखना चाहिए। जैसे 0 से 10 के अंदर 10 का गैप आ रहा है, 0 से 2 के अंदर 2 का गैप आ रहा है, 0 से 5 के अंदर 5 का गैप आ रहा है। इस तरीके से पॉपुलेशन करोड़ों में होते हैं तो वहाँ करोड़ों के अंदर जो क्लास इंटरवल रखना होगा, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका दिया गया है कि भाई लार्जेस्ट वैल्यू जो है, सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे सबसे ज़्यादा किसी के मार्क्स आए तो वो 99 आए और सबसे कम वाले जो उसके 5 आए, तो आप क्या कर दो 99 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, जैसे 10 के इंटरवल में बांटना है तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ गया 9.4। तो अप्रोक्सीमेटली कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन 9.4 मतलब कि 10 कर दीजिएगा, तो 10-10 के हिसाब से इंटरवल कर दीजिएगा। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो उसे इक्वल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे 0 से 2 है, 2 से 5 है, 5 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 14 है, 14 से 15 है, 15 से 17 है, और फिर 19 से 20 है और 20 से 25 है। अब इसमें दिक्कत आ रही है तो इस केस के अंदर क्या कर दीजिए, जैसे भाई 2 के हिसाब से तो करोगे, 0 से 2, 2 से 4, तो 2 से 4 के डाटा है नहीं, ठीक है। तो आप 5 के हिसाब से कर सकते हो, 0 से 5 तक के डाटा मिल जाएंगे, 5 से 10 तक के डाटा मिल जाएंगे, 10 से 15 तक के मिल जाएंगे, 15 से 20 तक के मिल जाएंगे और 20 से 25 तक के मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अगर अनइक्वल है तो आप इस तरीके से करो। 0 से 5 में कितने, 0 से 2 में है 2, 2 से 5 में है 7, तो ये कितना हो गया 9। 5 से 10 के बीच में कितने हो गए, 5 से 8 के बीच में है 8 और 8 से 10 के बीच में 12, तो ये 8 और 12 कितने हो गए 20। 10 से 15 के बीच में कितने, 10 से 14 के बीच में 14 और 14 से 15 के बीच में 13, तो ये हो गया 14 प्लस 13, ये हो गया 27 है ना, ये हुआ। और 15 से 20 के बीच में, तो 15 17 के बीच में 7 हो गए और
17 से 19 के बीच में कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब कुछ भी नहीं है, और 19 के बीच में 20 के बीच में 6, तो ये हो गया 7 + 6, और 20 से 25 के बीच में 5 सीधा दे रखा है। तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखा है तो उसे हम इस तरीके से इक्वल में बांटेंगे, जो भी आपका सूटेबल बनता। अगर जैसे कहीं पर 15 भी नहीं दे रखा होता तो फिर आप 10 के हिसाब से कोशिश करते, जैसे आपकी कंफर्टेबल होती वो। अब इसमें एक प्रोफेसर स्ट्रक जो है उन्होंने फॉर्मूला दिया कि किस तरीके से कितना इंटरवल होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसको याद करो, इतनी जरूरी नहीं है कि आई क्या हो, L - S जो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + 3.22 log n। अब उन्होंने ऐसा फॉर्मूला क्यों दिया वो निकल गए, अब मुझे पता नहीं, उनके मन के अंदर ये अब आया था तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इतना इसके ऊपर आप लोड लो या इसको रटने की कोशिश करो, ऐसी जरूरत आपको है नहीं इसकी। डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास लिमिट जो वो हमेशा क्लियर और वेल डिफाइन होना चाहिए। पहले से आप अच्छे से तय कर दीजिए कि लिटरेट का मतलब क्या और इलिटरेट का मतलब क्या। अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट जो वो सही तरीके से कीजिएगा। फिर आता है स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टेट्स के अंदर जो वो सीरीज किस तरीके से होती है देखिएगा, सम लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल फैक्ट बाय साइज मैग्नीट्यूड और कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सीरीज। किसी तरीके से कोई लॉजिकल अरेंजमेंट करते हो आप तो वो क्या कहलाएगा, एक सीरीज। जैसे टाइम के हिसाब से आप डाटा को अरेंज कर सकते हो तो वो क्या कहलाएगी, टाइम सीरीज। अगर स्पेस के हिसाब से करते हो तो वो क्या हो जाएगी, स्पेटियल सीरीज। अगर कोई कंडीशन के हिसाब से सीरीज बनाते हो तो वो कंडीशनल सीरीज। या फिर आप इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस। तो पहले इसको देख लीजिए, टाइम के अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे 2000 से 2010, 2010 से 2020, 2020 से 2030, 2030 से 2040, 2040 से 2050, 2050 से 2060। इस तरीके से अगर डाटा आपने प्रेजेंट किए तो वो क्या है, डाटा आपने टाइम के हिसाब से डिसाइड की है, टाइम के हिसाब से आपने सीरीज बनाई तो वो क्या कहलाएगी, टाइम सीरीज। डाटा ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर यहीं पर स्पेस के हिसाब से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात इस तरीके से अगर किया, या फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरीके से किया है, या फिर आपने हिल पहाड़ी एरिया, मैदानी एरिया इस तरीके से किया है, तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, स्पेटियल सीरीज। स्पेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्पेस, डाटा ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। अगर आपने कोई कंडीशन डाल के किया, जैसे मार्क्स के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सीरीज। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से। या फिर हाइट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से। या फिर वेट जो आपने किया 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से अगर आपने किया है तो। इसके बाद में है सीरीज को आप दूसरा इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, या डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, एवरी आइटम इज इंडिपेंडेंट। जैसे मार्क्स दे रखे 5, 7, 15, 20, 8, 4, 3, 2, 1, 7। तो अब यहाँ पर क्या है, हर किसी की अपनी वैल्यू, 5 की जो वो अलग वैल्यू है, 7 की अलग वैल्यू, हर कोई जो आइटम है वो इंडिपेंडेंट है। यहीं पर आपने क्या कर दिया होता है, इसको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। उस केस के अंदर क्या होगा, पॉसिबल इन होल नंबर, उसको डिस्क्रीट जो है, डिस्क्रीट तभी होगा जब वो पॉसिबल इन होल नंबर ही हो। अब यहाँ पर क्या किया, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आप क्या कर दोगे, इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दोगे, जैसे 3, 4, 7। तो ये भी इंडिविजुअल को देखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल को एक अलग तरीका है लिखने का। इंडिविजुअल से ही डिस्क्रीट बन रही है, इंडिविजुअल को अलग तरीके से लिखना आपका क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 5 से 10 के बीच वाले 5, 7 और ये 8 और ये 7, ये 4 जो है वो पढ़े थे अलग अलग, उन चारों को आपने क्या कर दिया, जोड़ के 1 लिख दिया। तो 5 से 10 के बीच में आपने 4 लिख दिया। तो ये इस तरीके से डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस क्या होगा, साइज ऑफ आइटम आर नॉट डिफाइंड एंड लाइज बिटवीन द नंबर। सॉरी डिस्क्रीट जो है वो इस तरीके से नहीं होगा, डिस्क्रीट इस तरीके से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, माफ कीजिएगा 6, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जैसे 4, 3, 2, 1, 5, 4। अब यहाँ पर जैसे लिखा होता है एक, यहाँ पर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1, 1, 1, 1, 4 स्टूडेंट के एक एक नंबर आए तो यहाँ पर 1, 1, 1, 1 लिखेंगे। तो हर कोई आइटम जो है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर क्या कर दिया, एक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 4, मतलब क्या है, एक नंबर वाले 4 स्टूडेंट है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। और कंटिन्यूस में क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, क्लास इंटरवल यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस तरीके से।
ये पॉसिबल इन होल नंबर ही होगा जब नंबर जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड वगैरह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उस केस के अंदर ही होगा, पॉइंटों में नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या साइज ऑफ आइटम नॉट डिफाइंड एंड लाइज बिटवीन द नंबर्स, जो 0 से 5 के बीच में आएगा, 5 से 10 के बीच में आएगा, इस तरीके से जो सीरीज बनेगी वो कंटिन्यूस सीरीज। क्लियर है? तो ये आपका जो था वो क्लासिफिकेशन था। क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर अच्छे से समझ आ रहा है, आप देख रहे हैं क्लास, तो ज़रूर से आप कमेंट के जरिए बताएं कि किस तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या जो है वो बेहतर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।